गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक जो है वो है वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। मतलब जो वित्तीय विवरण का जो विश्लेषण किया जाता है, तो विश्लेषण करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स काम में ली जा सकती है। तो जो मेन टेक्निक्स है वो यहाँ पर 7 बता रखी है। पहली है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, दूसरा समानाकार वित्तीय विवरण, तीसरा प्रवृत्ति विश्लेषण, चौथा अनुपात विश्लेषण, पांचवा कोष प्रवाह विश्लेषण, छठा यहाँ पर है नगद प्रवाह विश्लेषण और सातवां है यहाँ पर समविच्छेद विश्लेषण। इस चैप्टर में हम शुरुआत के 3 जो तकनीकें हैं उनकी बात यहाँ पर करेंगे और जो बाकी तकनीकें हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं बहुत डिटेल में, तो हम उनकी सेपरेटली बहुत ही विस्तार में बात अलग से करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि वित्तीय विश्लेषण करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त रहेगी। तो इसके लिए यहाँ पे ये बात बोली गई है कि किस तकनीक का चुनाव किया जाए ये एनालिसिस के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक विश्लेषक के लिए जो तकनीक उपयुक्त साबित होती है वही दूसरे के लिए भी उपयुक्त साबित हो, वह उसके लिए अनुपयुक्त साबित हो सकती है। तो डिपेंड करता है हर एक एनालिसिस के उद्देश्य के ऊपर। तो एक विश्लेषक को बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों का मतलब ध्यान में रखते हुए, सभी चीज़ों को, विश्लेषण की सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए उपयुक्त तकनीक का चुनाव करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं अब पहली जो तकनीक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो तकनीक कह सकते हैं हम यहाँ पर इस चैप्टर के उद्देश्य से, तो वह है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम वित्तीय विवरणों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुलनात्मक तरीके से बनाते हैं तो वह तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहलाता है। अब ये तुलनात्मकता क्या है, तो इसके लिए बात बोली गई है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं तो केवल एक वर्ष के तथ्य के आधार पे हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो कभी कभी भ्रामक भी हो सकते हैं। इसीलिए जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें भी इस बात पे जोर दिया गया है कि कंपनी सिर्फ करंट ईयर के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए, लेकिन उसके साथ में उससे जो पिछले वर्ष की सूचनाएं भी प्रदर्शित करें। लेकिन कभी कभी पिछले एक वर्ष की सूचनाएं भी सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कई विद्वानों का मानना है कि किसी भी चीज़ के अध्ययन करने के लिए उस कंपनी के या उस व्यवसाय के वर्तमान के तथ्यों के बजाय जो उसका जो इतिहास है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण में हम क्या करते हैं, एक से अधिक समय अवधि का वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। जैसे कि अगर 2019 की हम या 2020 की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 2020 की बैलेंस शीट के साथ साथ में हम 2019 के भी तथ्य उस बैलेंस शीट में शो करेंगे और होने वाली वृद्धि और कमी को हम उस स्टेटमेंट के अंदर बताते हैं। तो हम यहाँ पर तुलनात्मक वित्तीय विवरण की बात कर रहे थे। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण भी अलग अलग वित्तीय विवरण के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं। मेनली ये 2 स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन और भी हम बना सकते हैं। जैसे कंपैरेटिव वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट है। लेकिन सामान्यतया जो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तो हर संस्था बनाती ही बनाती है। तो जो तुलनात्मक वित्तीय विवरण है उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो है तुलनात्मक स्थिति विवरण और तुलनात्मक लाभ हानि खाता। तो इन्हीं 2 की हम बात यहाँ पर करेंगे। तो अब पहले मैं बात कर रही हूँ तुलनात्मक स्थिति विवरण की। तुलनात्मक स्थिति विवरण के लिए राय ए फाउल्के ने क्या कहा है कि तुलनात्मक स्थिति विवरण विश्लेषण एक ही व्यावसायिक उपक्रम के भिन्न भिन्न तिथियों के 2 या 2 से अधिक स्थिति विवरणों में
समान मदों के समूहों और परिकलित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है उसमें हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक तिथियों पर जो तैयार किए गए हैं बैलेंस शीट, जैसे कि मैंने बताया कि 2020 के साथ साथ में हम 2019 के भी डेटा बता रहे हैं, तो उन दोनों सालों की जो मदें हैं स्थिति विवरण की, उन मदों और उनकी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। ग्रीन डस्ट लिमिटेड के नीचे दिए गए चिट्ठे से 31 मार्च 2020 को तुलनात्मक चिट्ठा बनाना है आपको। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, 2019-20 के भी दे रखे हैं करंट ईयर जो है, और उसके साथ में उसका जो प्रीवियस ईयर है 2018-19 उसके भी डेटा यहाँ पर दे रखे हैं। तो बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, जो अलग अलग हेड होते हैं, जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड है, इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, असेट्स दे रखी है। तो इस तरीके से पूरी बैलेंस शीट जो है दोनों सालों की यहाँ पर दे रखी है। अब हम इसके सोल्यूशन में जाएंगे। तो हेडिंग में सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा हुआ है ग्रीन डस्ट लिमिटेड। हम क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और कब बना रहे हैं, एज करंट ईयर हमारा जो है वो 19-20 है, तो एज एट 31 मार्च 2020। फॉर्मेट जो रहेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का वो रहेगा यहाँ पर सबसे पहले तो पर्टिकुलर, जिसमें हम हेड मेंशन करेंगे। उसके बाद में जो उसका शेड्यूल नंबर होता है या फिर नोट नंबर जो हम बैलेंस शीट में भी मेंशन करते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद में उसके प्रीवियस ईयर के डाटा, मतलब 18-19 के जो डेटा होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर करंट ईयर के डेटा लेंगे हम 19-20 के डेटा। उसके बाद में दो कॉलम यहाँ पे हमें और बनाने पड़ेंगे। एक तो क्या क्या चेंजेस हुए 2018-19 की बजाय 2019-20 में, दायित्वों और संपत्तियों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ये जो तीसरा कॉलम है सी कॉलम, वो कैसे बनाया जाएगा, बी माइनस ए कर। बी आप देख रहे हैं कि बी जो है वो करंट ईयर का कॉलम है, बी कॉलम जो है वो करंट ईयर का कॉलम है, और ए कॉलम जो है वो प्रीवियस ईयर का है। तो करंट ईयर के डेटा में से हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के डेटा हैं उनको लेस करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। तो जो तीसरा कॉलम है सी कॉलम, एब्सोल्यूट चेंजेस का, इंक्रीज और डिक्रीज का, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम बना रखा है वो जो तीसरा कॉलम हमने बनाया था सी, उसे प्रतिशत में चेंज करने का है, मतलब कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। तो ये कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सी कॉलम से जो वैल्यू निकली है उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की फिगर से, मतलब ए कॉलम से, और क्योंकि हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो इनटू करेंगे 100 से, तो ये डी कॉलम हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे किया हुआ है। सबसे पहले तो वही इक्विटी एंड लायबिलिटीज ले रखी है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो ले रखी है वो बैलेंस शीट से ले रखी है। शेयर कैपिटल करंट ईयर भी 50,000 है, प्रीवियस ईयर भी 50,000 है। तो सोल्यूशन में भी 50,000 डाल रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है और डिक्रीज नहीं हुआ है। तो डैश करके दोनों कॉलम को यहाँ पे खत्म किया हुआ है। उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर का 20,000 है और करंट ईयर का 41,000 है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया 20,000 और 41,000। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे कि 41 माइनस 20,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, मतलब प्रीवियस ईयर में रिजर्व एंड सरप्लस जो 20,000 थे वो करंट ईयर में 41,000 हो गए। इसका मतलब 21,000 से जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो इंक्रीज हुए हैं, तो प्लस 21,000 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसको जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सी कॉलम से क्या वैल्यू आई है 21,000, उसको डिवाइड करेंगे ए कॉलम 20,000 से, 21,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। तो इस जो परसेंटेज है इंक्रीज की 105% वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार से हम बाकी कॉलम भी बनाएंगे। बाकी कॉलम जो है जैसे कि नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस के बाद में है लॉन्ग टर्म लोन्स का, 12,000 प्रीवियस ईयर का, 10,000 इस साल का, तो 12,000 10,000। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि 2,000 से डिक्रीज हुआ है, तो माइनस 2,000 किया, उसको फिर प्रतिशत में चेंज करेंगे हम, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू
इंटू 100। तो जो माइनस में कितनी कमी हुई है प्रतिशत में, -16.7%। इसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पर है वो है करंट लायबिलिटीज़। लास्ट ईयर 8,000 थी और करंट ईयर में 10,000, तो 8,000 से 10,000 हुई, मतलब प्लस में हो गई 2,000। इसको जब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 2,000 को हम डिवाइड करेंगे 8,000 से, इंटू करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 25%। ध्यान रखना, एक यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कमी या वृद्धि हो रही है उसे हमें प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर के डेटा से ही डिवाइड करना पड़ेगा, करंट ईयर के डेटा से डिवाइड नहीं करते। तो इस तरीके से हमने देखा। फिर हम एक टोटल वाला कॉलम भी यहाँ पे बना लेंगे। तो इस तरीके से हम टोटल वाला कॉलम बनाएंगे तो ये 90,000 और 1,11,000 तो बैलेंस शीट से ही आ जाएगी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 21,000 से नेट इंक्रीज हुआ है और 20.3% वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से हम असेट्स का कॉलम भी बनाएंगे। असेट्स के कॉलम में आप ऊपर देख रहे हैं कि सबसे पहले है फिक्स्ड असेट्स। लास्ट ईयर 60,000 थी, इस साल 78,000 हो गई, तो हमने यहाँ पे शो किया 60,000 78,000। डिफरेंस जो है वो प्लस में 18,000 में आएगा। और फिर उस प्लस 18,000 को 60,000 पे जब हम प्रतिशत निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड असेट्स में प्रीवियस ईयर की बजाय 30% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज को भी हम ऐसे ही बताएंगे। 22,500 18,000, डिफरेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो 4,500 का डिक्रीज हुआ है और उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। अदर करंट एसेट्स भी हम ऐसे ही करके इस तरीके से आपने देखा कि जो असेट्स का इंक्रीज और डिक्रीज है वो भी कितना आ रहा है, 23.3% आ रहा है। 23.3% आ रहा है। और जो लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज है वो भी 23.3% आ रहा है। तो दोनों का जो है ये मैच करना चाहिए, नेट सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तो बात कर ली हमने, तो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम क्या करते हैं कि करंट ईयर के साथ साथ में हम प्रीवियस ईयर की जो लाभ हानि खाते की जो मदें हैं उनमें कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, कितना लाभ हानि में वृद्धि हुई है, कितनी सेल्स में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, तो एक से अधिक अवधियों के लाभ हानि खातों का अध्ययन करके क्या कर सकते हैं, हम संचालन कुशलता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो विभिन्न मदें हैं उनमें क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इसका भी हम अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। अब कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, दो सनराइज लिमिटेड के 2 साल के 2019 और 2020 के प्रॉफिट एंड लॉस की मदें दे रखी है। तो उससे हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ हद तक बैलेंस शीट वाला ही रहेगा। सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद में प्रीवियस ईयर का कॉलम, फिर करंट ईयर का कॉलम, देन एब्सोल्यूट चेंजेस का और उसके बाद में प्रतिशत का। तो सबसे पहले हम लेंगे जो हमारा फॉर्मेट रहता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का या कहूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है उसमें सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो आय है जैसे सेल्स है वो हम यहाँ पर लेते हैं। तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, करंट ईयर की 3 लाख रुपए और प्रीवियस ईयर की 2,40,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2,40,000 और 3 लाख। तो इससे आप देख रहे हैं कि सेल्स में 60,000 की वृद्धि हुई है और जब उसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 60,000 को कंपेयर करेंगे हम प्रीवियस ईयर के डेटा से 2,40,000 से, ठीक है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100, इसका मतलब पिछले वर्ष की बजाय सेल्स में 25% की वृद्धि हुई है। फिर हम लेते हैं अदर इनकम या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में सेकंड लास्ट पे दे रखा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1,500 और 1,500। तो हमने यहाँ पर डाल दिया 1,500, इसका मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। टोटल हमने यहाँ पे कर ली टोटल रेवेन्यू की
उसके बाद में हम एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस में आ जाइए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट ईयर की थी 1.5 लाख रुपए, करंट ईयर की 1,87,500, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। डिफरेंस हमने निकाला तो इंक्रीज हुआ है, प्रतिशत में निकाला तो 25% आया है। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 9,000 12,000, उसका भी हमने प्लस 3,000 बता दिया और 33.33% निकाल लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को भी हमने बता दिया, 33,000 लास्ट ईयर का था, 45,000 इस साल का था। डिफरेंस 12,000 से इंक्रीज हुआ है और 36.36% निकालना है। फिर से मैं एक बार यहाँ पे आपको बता रही हूँ, पहले बता चुकी हूँ कि जो भी हम प्रतिशत वाला कॉलम यहाँ पे बनाएंगे, ये निकालने के लिए हम जो एब्सोल्यूट चेंजेस है उनको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के कॉलम से। ध्यान रखना, करंट ईयर से डिवाइड हमको यहाँ पे नहीं करना है, जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स है उन पे ही हम कमी और वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। इसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर 27,000 और 21,000 है, वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसको देखने से पता चल रहा है कि 6,000 की कमी हुई है, तो आपको माइनस में बताना है या फिर आप उसे ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं। ब्रैकेट में शो करने का अभिप्राय नेगेटिव फिगर ही होता है। इसका जब प्रतिशत निकालेंगे, इसका मतलब 22.22% जो है वो कमी हुई है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पर दे रखे हैं, सबसे लास्ट 3,000 और 1,500। इसको देखने से भी पता चल रहा है कि 1,500 की कमी हुई है, प्रतिशत में निकालेंगे तो 50% की कमी हुई है। टोटल करेंगे सारे खर्चों का, ठीक है। देन हम लास्ट में निकालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको पता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट आ गया 19,500, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आ गया 34,500। इसके बाद में जो एब्सोल्यूट चेंजेस हुआ है वो आप देख रहे हैं 15,000 का नेट हुआ है, और जो इंक्रीज और डिक्रीज है नेट प्रॉफिट की ही बात करें, 19,500 माइनस 34,500 15,000 का हुआ है, और प्रतिशत निकालने के लिए वही 15,000 को डिवाइड करेंगे 19,500 से, 15,000 को डिवाइड करेंगे 19,500 से और प्रतिशत निकालेंगे 76.92। तो इस तरीके से आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। तो ये बना के हम किस प्रकार का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और या फिर सेल्स की तुलना अगर हम करें, तो आपको सेल्स को देखने से क्या पता चल रहा है कि 25% की सेल्स बढ़ी है और 25% की ही कॉस्ट बढ़ी है। इसको देखने से हम ये पता कर सकते हैं। तो यही है कि यदि हम दोनों वर्षों की तुलना करें तो बिक्री और कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड होती है दोनों में ही 25% की वृद्धि हुई है। इसके बाद में अगर हम बात करें लाभों की बात करें, तो क्योंकि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनमें 50% से कमी हुई है, इसी कारण से जो नेट प्रॉफिट है उसमें भारी वृद्धि हुई है 76.92% से, जो कि संस्था के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हम जो कंपनी की लाभदायकता है उसकी तुलना कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कितने प्रॉफिट थे, इस बार कितने प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़े हैं कि घटे हैं, हानि हो रही है कि नहीं हो रही, हानि हुई है तो और हुई है तो किन कारणों की वजह से हुई है। तो इस प्रकार से हम विश्लेषण कर सकते हैं पूरी अपने उस कंपनी की या उस संस्था की लाभदायकता का कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। तो आज हमने बात करी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर किस तरीके से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।